आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एईसीबीटी एग्ज़ाम जो कि नायर के द्वारा कराई गई थी। उसके जो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेंगे पावर डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न उत्तर, और ये इसका पार्ट 1 है। आगे इसके और भी पार्ट रहेंगे। तो ये सभी एलडीसी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एस्केलेटर में डैश डैश वह सहायक ढांचा है जिस पर सभी अवयव स्थापित किए जाते हैं। इन ए एस्केलेटर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑन विच वेरियस कंपोनेंट्स आर माउंटेड इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा स्केलेटर का वो ढांचा है जिसके ऊपर सभी कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ट्रस, होइस्टवे, फाउंडेशन या लैंडिंग फ्लोर। तो इसका सही आंसर होगा ट्रस। ठीक है। अब ट्रस क्या होता है? तो ट्रस इस प्रकार से हमें दिखता है। ये एक ढांचा सा जो बना हुआ दिख रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं ट्रस। तो आप देखो यहाँ पे ये जो ट्रस है इसी के ऊपर सारे मोटर है ना, जो सीढ़ियाँ चलती है वो बालूस्ट्रेड, यानी कि सभी इसके ऊपर माउंट किए गए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं ट्रस। तो सही आंसर उसका होगा ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केलेटर सिस्टम का कौन सा घटक रेलिंग को वहन करता है, यानी कि विच कंपोनेंट्स ऑफ एन एस्केलेटर सिस्टम कैरीज द हैंडरेल। तो हैंडरेल को के लिए पूछ रहा है वो। तो बालूस्ट्रेड, स्टेप चेन, लोअर कॉम्प्लेट, अपर कॉम्प्लेट, तो कौन सा हिस्सा होगा? तो देखो ये जो एस्केलेटर है इस प्रकार से हमको दिखता है, एक छोटा सा रूप है उसका। तो यहाँ पे देख रही है ये जो हैंडरेल है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं तो साथ साथ चलती है ना, इसी को हम हैंडल बोलते हैं। तो ये जिसके ऊपर टिकी रहती है जो कैरी करता है इसको, उसको हम बोलते हैं बालूस्ट्रेड। जो इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये फ्रेम और इसके बीच में, इसको क्या बोलते हैं? बालूस्ट्रेड। अगर थोड़ा और डिटेल में समझें तो देखो ये हमारा सीढ़ी है और इसके बगल में यहाँ पे हम हाथ रख के चलते हैं तो यही हैंड रेल है, और ये किसके ऊपर टिकी है? तो इसी हिस्से को हम बोलते हैं बालूस्ट्रेड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालूस्ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में उतरती कार को रोकने और इस सामान्य सीमा से अधिक वजन का मुकाबला करने के लिए कौन सा सुरक्षा उपकरण है? तो इसका सही आंसर होगा लिमिट स्विच इन पीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में कौन सा घटक भार वहन करने वाला तत्व है और लिफ्ट कार को सपोर्ट प्रदान करता है? तो देखो यहाँ पे एलिवेटर कार यानी लिफ्ट कार का वो पूछ रहा है। तो लिफ्ट कार उसी हिस्से को हम बोलते हैं जिसके अंदर हम चढ़कर बिल्डिंग पे ऊपर नीचे के फ्लोर पर जो भी जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाते हैं। तो बफर, काउंटरवेट, कंट्रोलर, कार स्लिंग। तो इसका सही आंसर होगा कार स्लिंग। तो कार स्लिंग किस प्रकार से दिखता है? तो ये देखिए, ये वही हिस्सा है जहाँ पे पैसेंजर या समझ लो कोई भी या हम लोग इसके ऊपर यात्रा करते हैं एलिवेटर में चढ़ के। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं कार स्लिंग, और यही इसके लोड को जो है वो कैरी करता है। तो अभी आपको पता समझ में आ गया होगा कार स्लिंग हम किसको बोलते हैं। इसी हिस्से को बोलते हैं जिसके अंदर जो है हम ऊपर और नीचे लिफ्ट में यात्रा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों के लिए कौन सा आईएसओ स्टैंडर्ड है? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लगभग लगभग सभी एग्जाम में पूछते हैं एक आध। ठीक है। तो आईएसओ 9001 की अगर हम बात करें तो ये क्या है ना, तो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस। तो हम सबसे पहले इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा एनर्जी मैनेजमेंट के लिए? तो वो होगा 50,001। ठीक है। तो 50,001 इसका सही आंसर है। तो जो पहले वाला है 9001 इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001-2015 आईएसओ, है ना। उसके बाद दूसरा जो सॉल्यूशन है इसकी हमने बात की अभी 50,001, ये है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। और जो तीसरा वाला है आईएसओ 14,001, तो ये है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा दो और है, इसको हम बोलते हैं ओसास, और एक होता है 5S। तो उसके बारे में हम अलग से एक किसी वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इसके तीनों के बारे में आपको पता चल गया। 9001 क्या है? वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और 50,001 क्या है? वो है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। और आईएसओ 14,001 जो है वो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉसफेट इज ए डिवाइस। देखो मॉसफेट किस प्रकार की डिवाइस है, इस प्रकार से हमको मॉसफेट दिखता है, ठीक है। ये इसमें गेट होता है, सोर्स होता है और ड्रेन होता है, और ये इसका जो है सिंबल है। और हम सभी जानते हैं कि मॉसफेट क्या है, तो वो है एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 25 लीटर कैपेसिटी का और 1500 वाट रेटिंग का गीजर रोज 2 घंटे के लिए ऑन किया जाता है तो बिजली की खपत कितनी होगी, ठीक है। तो कितने दिनों के लिए पूछ रहा है ये, देखो यहाँ पे इसमें नहीं लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो यहाँ पे ए 25 लीटर कैपेसिटी गीजर आप 1500 वाट रेटिंग इज स्विच्ड ऑन फॉर 2 आवर्स डेली फॉर 30 डेज, कितना लिखा है 30 डेज। तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कितनी करेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतर फार्मूला है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा 90 यूनिट कंज्यूम करेगा। लेकिन कैसे, तो फार्मूले में पुट करेंगे तो फार्मूला क्या है, किलो वाट हावर बराबर क्या होता है, वाट इंटू हावर अपन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे वाट इंटू हावर अपन 1000 है, तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे हम, 1500 वाट है, 2 घंटे डेली चलता है, और कितने टाइम का पता करना है, 30 दिन का पता करना है, तो यहाँ पे लिखा 30 डेज। तो यहाँ पे हमने 1000 का इसमें डिवाइड किया तो वो हमारे पास आया है 90 यूनिट, यानी कि वो 90 यूनिट कंजम्पशन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉपर सप्लाई को सप्लाई में बदलता है। देखो चॉपर क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो चॉपर है वो डीसी को ही डीसी में कन्वर्ट करता है ना। वेरिएबल डीसी जो होती है, ठीक है, उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा अगर हमारा आईसीएफ कोच है तो उसके अंदर जो इन्वर्टर लगे हैं उसमें जो भी डी चॉपर सर्किट होता है, बैटरी चार्जर के अंदर भी चॉपर सर्किट होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्किट है ना। तो यहाँ पे एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, या डीसी को डीसी में। तो ये वेरिएबल डीसी जो होती है या जो अन प्योर डीसी होती है, ऐसा समझ लो आप। तो अनप्योर डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं चॉपर सर्किट या डीसी लिंक भी हम कई बार इसको बोल देते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, डीसी डीसी, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है चॉपर सर्किट रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है अनरेगुलेटेड डीसी इनपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर टू ए कंट्रोल डीसी आउटपुट, यानी डीसी को ही ये डीसी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन सामग्री के थर्मल वर्गीकरण के अनुसार सीरीज वाई, है ना, या वाई क्लास जो है वो कितने टेम्परेचर के लिए होता है। तो इसका अगर हम सीधी सीधी बात करें तो इसका जो एक टेबल है, टेबल में आपको दिख रहा है इस प्रकार से, देखो इसके अलग अलग टेम्परेचर रेंज है ना। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने टीओपी जो होता है थर्मल ओवर प्रोटेक्शन, वो कब काम करता है उसके बारे में भी उसमें बता रखा है, और किस प्रकार का टीओपी हमको दिखता है वो भी मुझे उसमें मेंशन किया है। तो यहाँ पे वाई क्लास है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो इक्विपमेंट हमारा काम करेगा, है ना। टेम्परेचर रेंज रहेगी उसकी। ए है 105, है ना। ई क्लास 120 डिग्री, बी क्लास 130 डिग्री, एफ क्लास 155, एच क्लास 180, और जो हाई क्लास होता है सी क्लास जो कि 180 डिग्री के ऊपर ये काम करता है। तो इसमें कितने क्या पूछा है वो कि वाई क्लास का क्या रहेगा, तो वो रहेगा इसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को आगे बात करें तो देखो इस प्रकार से जो है हमको मोटर है या जनरेटर है उनके ऊपर इंसुलेशन क्लास लिखा हुआ दिखता है। तो बी क्लास, तो बी क्लास का भी मैंने आपको दिखाया टेबल, कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब ये है क्लास का कि जो हमारी मशीन बनी हुई है, मोटर है, जनरेटर है, उसके अंदर जो इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है वो कितनी टेम्परेचर रेंज तक जो है बिना खराब हुए रह सकता है, या उसमें कोई डैमेज नहीं होता है। तो वो उसी की इंसुलेशन क्लास जो है उसकी टेम्परेचर रेंज को ही बताता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लास ए लिखा है अलग अलग। अब ये यहाँ पे अलग अलग मटेरियल भी मेंशन किए हैं, है ना, कि कौन कौन से क्लास में कौन कौन से मटेरियल है। सबसे अच्छा तो सी क्लास होता है, जबकि हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज में तो इसमें माइका, सिरेमिक, ग्लास, टेफ्लॉन और क्वार्टज आदि आते हैं। यदि स्पीड
कांस्टेंट रहे तो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में हेड इम्पेलर के डायमीटर के अनुरूप परिवर्तित होता है। देखो ये क्या पूछ रहा है कि स्पीड जो है वो आपकी कांस्टेंट रहे, लेकिन जो हेड है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वेरीज करेगा कब, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जब डायमीटर जो है इम्पेलर का उसमें हम कुछ चेंज करते हैं तो किस प्रकार से वेरी करेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से, क्यूब के हिसाब से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका एक फार्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। इसका स्क्वायर जो है उस स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा, इम्पेलर का जो डायमीटर है उसके स्क्वायर के हिसाब से जो है हेड चेंज हो जाएगा। तो ये देखो ये इसका फार्मूला है, एच बराबर होता है वी स्क्वायर अपन 2G और आरपीएम स्क्वायर और डी स्क्वायर। तो ये जो डी है यही इम्पेलर का डायमीटर है। तो देखो एच पंप हेड है ना, ये पंप हेड बढ़ जाएगा कब, इसका जो डायमीटर जो है वो फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। टिप स्पीड ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। तो यहाँ पे डी की बात करा तो डी क्या है, इम्पेलर डायमीटर, तो ये कितना स्क्वायर के हिसाब से चेंज होगा। नेक्स्ट है, नदी या गहराई के नलकूप से शहरों और कस्बों में पानी पंप करने के लिए सबसे उपयुक्त पंप कौन सा है। देखो आजकल हम सभी जानते हैं कि हर जगह सबमर्सिबल पंप का यूज़ किया जाता है, चाहे ओपन वेल हो चाहे जो बोर हो उसके अंदर भी। तो इस प्रकार से सबमर्सिबल पंप हमको दिखते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सबमर्सिबल पंप। नेक्स्ट है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर की संख्या पर डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, पाइप डायमेंशन, फ्लो रेट, सक्शन हेड या डिलीवरी हेड। देखो देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डिलीवरी हेड डिपेंड करेगा, क्योंकि मल्टी स्टेज है ना। तो मल्टी स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ये सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो यहाँ ये मल्टी स्टेज है, तो इसका जो डिलीवरी हेड है वो बढ़ जाएगा, यानी काफ़ी ऊंचाई तक या लंबाई तक ये पानी को दे सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं डिलीवरी हेड। अभी देखो यहाँ पे एक सिंगल इम्पेलर है, यहाँ पे एक इम्पेलर इसका सपोर्ट कर रहा है, जो पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये देखो ये सिंगल स्टेज है, यहाँ पे अलग अलग जो है उसके अंदर इम्पेलर इस प्रकार से लगाए गए हैं। तो आंसर क्या हुआ, डिलीवरी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने और लिखने के लिए कितने लक्स की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे 300 लक्स जो है उतना होना चाहिए, ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए, तो काफ़ी अच्छा दिखेगा वहाँ पे, है ना। उसके बाद है, न्यूनतम और एवरेज रोशनी के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। तो उसको हम जानते हैं यूनिफॉर्मिटी रेशियो, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, पढ़ा है हमने। तो यूनिफॉर्मिटी रेशियो यानी कि जो न्यूनतम है और जो औसत रोशनी का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मिटी रेशियो। नेक्स्ट है, एस पर सी ए मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, है ना, रेगुलेशन 2010 फॉर ओवरहेड लाइंस अप टू 650 वोल्ट इरेक्टेड अलोंग। देखो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, उसमें अलोंग पूछेगा या अक्रॉस पूछेगा। तो अलोंग एनी स्ट्रीट द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर एवो ग्रांट सेल बी मीटर, कितना रहेगा, तो वो रहेगा 5.5 मीटर, ठीक है। तो देखो ये उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बता रहा है, 5.5 मीटर की इंक्लूडिंग सर्विस लाइंस इरेक्टेड अलोंग एनी स्ट्रीट सेल एट एनी पार्ट देयर ऑफ बी एट ए हाइट लेस देन 5.5 मीटर, लेकिन उसने 650 वोल्ट मेंशन किया है, इसलिए फॉर लाइंस ऑफ वोल्टेज नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट, जो कि अभी अपने क्वेश्चन में पढ़ा, तो उसके हिसाब से कितना आएगा, 5.5 मीटर। नेक्स्ट है, इसका भी उसी प्रकार से पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे उसने पूछा था अलोंग, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो मिनिमम हॉरिजेंटल क्लियरेंस जो है बिटवीन द नियरेस्ट कंडक्टर एंड एनी पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग शुड बी, कितना होना चाहिए, कितने वोल्टेज के लिए, वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट एंड अप टू 11 केवी, तो इसके लिए होगा 1.2 मीटर, ठीक है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है, फॉर लाइंस ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग 11,000 वोल्ट, कितना हो गया, 1.2 मीटर, ठीक है। द हॉरिजेंटल क्लियरेंस यानी कि कितना क्लियरेंस होना चाहिए,
ठीक है, तो उसके बारे में ये बताया है, तो आप और भी इसमें से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 1.2 मीटर। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर मस्ट नॉट एक्सीड कितनी डिग्री, है ना, डैश डैश सेंटीग्रेड अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन फॉर एक्सएलपी केबल। देखो एक्सएलपी केबल के बारे में अगर हम बात करें तो क्रॉस लिंक, है ना, पोली एथिलीन, इस प्रकार से इसका जो नाम है। अब इसमें अगर नॉर्मल टेम्परेचर पूछता है तो 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, लेकिन वो किस कंडीशन में पूछ रहा है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो वो 250 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 250। तो इसके बारे में मैंने देखो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एन एक्सएलपी केबल कंडक्टर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन शुड नॉट एक्सीड 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे देखो मेंशन किया है अंडर नॉर्मल ऑपरेशन द कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ एन एक्सएलपी केबल शुड नॉट एक्सीड 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है एक्सएलपी का, क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो देखो 1 जूल बराबर, है ना, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो 1 वाट आवर बराबर कितना होता है, ये तो हम जानते हैं कि 3600 जूल होता है 1 वाट आवर बराबर। तो के आगे लग गया तो 30 और लग गया, तो क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ये इसका आंसर रहेगा। क्योंकि हमको पहले से ही पता है, शायद आपने पढ़ा हो या नहीं हो, कि वाट आवर बराबर होता है 3600 जूल। तो 1 के पूछा है तो किलोवाट आवर हो गया, तो के आगे फिर 3 जीरो और लग जाएगी पीछे, तो वो हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यदि एक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बताइए, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, या बिकम्स जीरो। तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का जो विद्युत क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो वो हमेशा जो है बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है। ठीक, 3 फेज 1500 आरपीएम 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर व्हील हैव पोल्स। देखो यहाँ पे सीधा सीधा ही पूछा है, 1500 आरपीएम है, 50 हर्ट्ज की मशीन है, और हमको सिंक्रोनस स्पीड निकालना है, या नहीं निकालना है क्योंकि वहाँ दी हुई है, तो हमको पोल की संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है सिंक्रोनस स्पीड का, क्या है ना, तो वो है, पहले तो हम पोल की बात करें तो 4 पोल होंगे क्योंकि 1500 आरपीएम है। अगर 3000 आरपीएम होता तो वहाँ पे 2 पोल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 120 F/P। ये क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड है 120 है, एफ हमको दिया हुआ है, और पी हमको निकालना है तो 1500। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर कितनी करेंगे हम, 1500 आरपीएम है, 120 इंटू कितनी फ्रिक्वेंसी है 50 है, और यहाँ पी कितना है तो वो निकालेंगे, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 4। 3000 देगा तो 2। ठीक है, तो आप इस प्रकार से जो है फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, पोल भी निकाल सकते हो, और अभी हमने सिंक्रोनस स्पीड जो है वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इज लेस व्हेन द शेप ऑफ द कंडक्टर इज। कोरोना लॉस क्या होता है, जब कंडक्टर का आकार होता है, यानी कि कब कम होगा वो। तो पहले तो हम बात करते हैं कोरोना लॉस क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हाई वोल्टेज की जो लाइंस होती है उसके नीचे कभी कभी आपने देखा होगा, खड़े हुए होंगे आप या निकले होंगे, तो वहाँ पे वायर के आसपास आवाज़ आती रहती है, सुई सुई हीसिंग साउंड आता रहता है ना। वो कब आता है, जब वोल्टेज काफ़ी हाई हो। इसका मतलब ये होता है कि जो कंडक्टर है उसके आसपास की जो एयर है, उसके जो पार्टिकल है वो भी आयोनाइट हो जाते हैं। जब आयोनाइट हो जाते हैं तो वहाँ पे आयोनाइट होने की वजह से ओजोन गैस बनती है, क्योंकि हवा की जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसका रिएक्शन होता है ना, और ओजोन गैस बनती है, तो इसी में जो है हमको हिसिंग साउंड सुनाई देता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक अलग से क्लास लूँगा, या समझ लो एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें हम 3 इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहला है कोरोना लॉस, फेरांटी इफेक्ट,
है ना, और स्किन इफेक्ट के बारे में बहुत ही जल्दी मैं आपको अपलोड करूंगा, तो उसमें आप देखिएगा। तो ये पूछ रहा है अपना क्वेश्चन के हिसाब से, कोरोना लॉस कम होता है जब कंडक्टर का आकार क्या होगा, सर्कुलर, है ना। तो सही आंसर है सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री की संख्या वही होती है जब, है ना, जब पोल की संख्या 2 हो, हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी सामग्री में इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है उसको हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और इसमें व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। ये देखो, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पेसिफाइड इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है, वोल्ट सेकंड, ठीक है। तो इस ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही है। द हम इन ए ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू, देखो ट्रांसफार्मर में जो हम होता है, हम यानी कि जो हमिंग साउंड आता है, आपने देखा होगा कोई ट्रांसफार्मर चार्ज है तो उसमें एक अलग सी आवाज़ आती रहती है जिसको हम बोलते हैं हमिंग साउंड, है ना। तो हमिंग साउंड क्यों आती है कि उसके अंदर वाइंडिंग है, और वाइंडिंग किसके ऊपर है, कोर के ऊपर है। तो जब कोर को हम देखते हैं, या समझ लो कि जो कोर होती है उसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है, तो वाइंडिंग में जैसे ही सप्लाई जाएगी तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा बनेगा, अल्टरनेटिंग वाला बनेगा। तो जब फ्लक्स बनेगा तो हमारी कोर फैलने की कोशिश करेगी, और जब फ्लक्स बिगड़ेगा तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगी। और ऐसा कब कितनी बार होगा, 1 सेकंड में 50 बार होगा, क्योंकि हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो कोर के फैलने और सिकुड़ने का कोशिश करेगा कोर, तो उसी में जो है साउंड पैदा होता है, उसी को हम बोलते हैं हमिंग साउंड। और इसको हम टेक्निकली वर्ड में बोलें तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, है ना। यानी कि जो कोर होती है वो हमारी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जब फ्लक्स बनता है और बिगड़ता है तो वो फैलने और सिकुड़ने की कोशिश करती रहती है। तो उसी में जो है ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन होता है और हमिंग साउंड पैदा होता है। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इम्प्रेग्नेट पेपर इज अबाउट केवी पर mm। तो जो इम्प्रेग्नेट पेपर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कितनी है, तो वो होती है 30 kV पर mm। लेकिन उसका पहले वाले का आंसर होगा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, इसका होगा 30 kV पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा है। तो देखो यहाँ पे CERC है, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ACRC है, ये स्टेट का रेगुलेटरी कमीशन है। RLDC यानी कि रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है, और एक होता है NLDC यानी नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो ये जो NLDC है, ये क्या पूछा क्या है, देखो विच इज द अपेक्स बॉडी टू इंश्योर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल पावर सिस्टम। देखो नेशनल पूछा है तो NLDC आएगा, ठीक है। अगर क्षेत्रीय पूछता तो RLDC आएगा। तो 5 प्रकार के हमारे पास RLDC है, यानी कि रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो वो कौन है, अगर हम ऐसे बात करें दिशा के हिसाब से, तो वो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और एक है नॉर्थ ईस्ट। यानी कि 5 रीजनल जो है सेंटर है हमारे पास, उनको कंट्रोल कौन करता है, या कंट्रोल मतलब कि उनके ऊपर जो अपेक्स बॉडी है वो है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा NLDC। तो CRC का काम क्या है, ACRC का काम क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैंने लिखा है तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, व्हाट इज द वर्क ऑफ NLDC। तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC जो है हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है नई दिल्ली में। डेटेड 2 मार्च 2005 में जो है इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड अपेक्स बॉडी टू इंश्योर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल पावर सिस्टम। द मेन फंक्शन
assigned to NLDC are supervision over the regional load dispatch center, यानी कि ये जो RLDC है इसका वो सुपरविजन करता है NLDC। तो अभी मैंने आपको बताया कितने RLDC हमारे पास, अभी एट प्रेजेंट 5 RLDC है, यानी कि कौन कौन से, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इनका जो सुपरविजन करने का काम है वो NLDC करता है। यहाँ पे CRC की बात करें तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है ना, तो CRC हम इसको बोलते हैं। तो CRC इज ए स्टेचुरी बॉडी कंस्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ द अर्थवाइल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1919 एक्ट के तहत, है ना एंड कंटिन्यूड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ठीक है, तो CRC a key regulator of the power sector in India is a statutory body functioning with quasi-judicial status under section 76 of the Electricity Act 2003. CRC was initially constituted on 24 July 1998, जैसे कि अभी अपने ऊपर बात किया, under the Ministry of Power Electricity Regulatory Commission Act 1998 for rationalization of इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ। देखो ये क्या क्या काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ जो है ये उसको नेशनलाइज करता है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी रिगार्डिंग सब्सिडीज, जो सब्सिडी मिलती है उसके लिए जो है ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, प्रमोशन ऑफ इफिशिएंट एंड इन्वायरमेंटली बेनिंग पॉलिसीज एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ रेगुलेशन, यानी कि ये सारा काम जो है ये देखता है। CRC वाज इंस्टीट्यूटेड primarily to regulate the tariff of power generating companies owned or controlled by the government of India and any other generating company which has a composite scheme for power generation and interstate transmission of energy including tariff of generating companies। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि CRC क्या है ना, तो किसी के बारे में भी वो पूछ सकता है, तो थोड़ा इसलिए इसमें मेंशन किया है। अब जो काम CRC करता है वही सेम काम स्टेट में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि SERC करता है, इसका भी वही सेम काम है, ये भी स्टेचुरी बॉडी है, रेगुलेट द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री इन ए स्टेट। ठीक है, जो सेम CRC करता है स्टेट के अंदर वो SERC करता है। और RLDC के बारे में तो अभी हमने बात किया कि रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, द अपेक्स बॉडी टू इंश्योर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम इन द कंसर्न्ड रीजन। ये रीजन के हिसाब से है इसलिए नाम भी इसका रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है। द RLDC shall comply with such principal guidelines and methodologies in respect of wheeling and optimum scheduling and dispatch of electricity as specified by the central commission in the grid board, है ना। तो इसको कौन मॉनिटर करता है, RLDC को भी अभी हमने बात किया NLDC मॉनिटर करता है। सुरक्षा तथा विद्युत संबंधी नियम के अनुसार यदि सब स्टेशन आवासीय और वाणिज्यिक भवन के बेसमेंट में स्थित है, देखो एक होता है ओपन या ऊपर या एक बेसमेंट में, तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। देखो अभी 2023 में एक नियम निकला है कि बेसमेंट में जितने भी ट्रांसफार्मर लगेंगे वो केवल ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ही लगाए जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ओनली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, पढ़ने या लिखने के लिए अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है, ये शायद डबल हो गया अपना, 300 लक्स होती है ना। नेक्स्ट है, DGA टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय, देखो DGA क्या, इसका मतलब क्या है, डिजोल्व गैस एनालिसिस, तो ये किसके परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है गैस क्रोमेटोलॉजी जो होती है क्रोमेटोग्राफी, उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, तो DGA टेस्ट जो है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है ये उसके लिए किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCBO गिव्स प्रोटेक्शन इन केस ऑफ,
देखो आरसीबीओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये आरसीबीओ का फुल फॉर्म है। देखो अभी हम हमारे घरों में उसमें प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एमसीबी, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो उसका काम क्या है कि वो हमको दो प्रकार के फॉल्ट से बचाता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। और जो एक और डिवाइस लगाते हैं हम घरों में जिसको हम बोलते हैं आरसीसीबी, यानी कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो कि हमको लीकेज करंट से बचाती है। ठीक है, यानी कि जो एमसीबी है वो हमें किससे बचाएगी, वो बचाएगी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से। और जो आरसीसीबी है वो बचाएगी अर्थ लीकेज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आरसीबीओ क्या प्रोटेक्शन देगा। तो जो एमसीबी और आरसीसीबी है उसका जो मिला हुआ रूप है, यानी कि उन दोनों को डिवाइस को मिला के एक डिवाइस बना दिया है जिसका नाम क्या रखा है, आरसीबीओ। तो एमसीबी तो दो प्रोटेक्शन दे ही रही थी, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, और आरसीसीबी क्या दे रही थी, अर्थ लीकेज दे रही थी। तो दोनों को मिला दिया एमसीबी और आरसीसीबी, तो जो नई डिवाइस बनी उसका नाम क्या रखा, आरसीबीओ। तो यानी कि वो ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देगा, शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन देगा, और अर्थ फॉल्ट या अर्थ लीकेज से भी प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो आरसीबी आपको समझ में आएगा, क्या समझ में आया होगा क्या होता है। ये होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, और ये एमसीबी और आरसीसीबी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये एक नई डिवाइस है मार्केट में, तो आप भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट स्टार्ट कंट्रोलर गति को कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो सॉफ्ट स्टार्ट कंट्रोलर जो है किस प्रकार स्पीड कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करके। तो हमारा जो ट्रैक्शन मोटर है आजकल देखा ना, थ्री फेज लोको चल रहे हैं, बड़ी हॉइस्ट मशीनें जो है ना, उनके अंदर जो वीएफडी ड्राइव चल रही है, तो वो सारा यही काम होता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को है कंट्रोल करती है। इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क विलुप्ति को द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डी आयोनाइजेशन ऑफ द आर्क, यहाँ पे है रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइज्ड गैस बाय कूल फ्रेश गैस, both deionization of the arc and replacement of the ionized gas by cool fresh gas, या चौथा है कोई नहीं। तो ये दोनों की वजह से होता है, यानी डी आयोनाइजेशन ऑफ द आर्क एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द आयोनाइज्ड गैस बाय कूल फ्रेश गैस। तो इसका सही आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द सेकंड डिजिट इन आईपी डैश डैश। तो देखो आईपी, हम कोई फ़ोन खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होगा कि भाई ये IP68 रेटिंग का है या IP65 रेटिंग का है ना। तो 6 क्या बताता है और 5 क्या बताता है, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, आईपी जैसे 68 है तो सेकंड जो दूसरा नंबर है वो क्या बताता है। जैसे 6 है और 8 है तो 8 क्या बता रहा है। जैसे IP63 है तो वो 63 में 3 क्या बता रहा है ना। तो वो क्या बताएगा कि जितना अभी सबसे अच्छा सुरक्षित फ़ोन कौन सा माना जाता है, जो IP68 रेटिंग का हो। या कोई ऐसी लाइट हमको बाहर लगानी है घर के बाहर, तो बाहर तो बारिश भी होगी, तो कौन सी लगाएंगे हम, तो IP68 रेटिंग वाले लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8 है यानी जो सेकंड नंबर वाला है वो ये बताता है कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंग्रेस ऑफ वाटर विथ हार्मफुल इफेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो सही होगा, यानी कि पानी के जो प्रवेश है उसको वो रोकेगा और बचाएगा। इसके लिए देखो यहाँ पे IP68 है ना। तो इनग्रेस प्रोटेक्शन, आईपी का मतलब क्या हुआ, इनग्रेस प्रोटेक्शन। अब उसके अलग अलग नंबर है, सॉलिड इंग्रेस मतलब कि पहला नंबर, अब लिक्विड इंग्रेस मतलब कि दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर भी होता है तो वो है प्रेशर के लिए, तो वो जनरली नहीं होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली इंग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि आईपी रेटिंग कितनी होगी, 68 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इक्विपमेंट है या जो भी हमारे लाइट है या जो हमारा फ़ोन है वो वाटर प्रूफ फ़ोन हम उसको बोल सकते हैं।
तो जो पानी का जो इंग्रेंस होगा वो उसको काफ़ी हद तक रोकेगा। तो पहला ने क्या बताया कि सॉलिड इंग्रेंस, और सेकंड नंबर ने क्या बताया, लिक्विड इंग्रेंस। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में क्या था, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंग्रेस ऑफ वाटर विथ हार्मफुल इफेक्ट। तो देखो यहाँ पे और भी है, फर्स्ट डिजिट में 0 है, 1 है, 2 है, तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 7 और 8 तक है। तो यहाँ पे IP68 है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट, है ना, तो यहाँ पे अगर मान लो 65 होता तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाटर जेट का उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर IP66 है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट पावरफुल वाटर जेट्स, और 67 है तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ टेम्पररी इमर्शन ऑफ वाटर ऑफ ए डेप्थ बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो इस प्रकार से जो है पहला और दूसरा नंबर क्या बताता है आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, है ना, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स अनइफेक्टेड, कोई प्रभावित नहीं करता है। तो देखो इसका एक सिंपल फार्मूला भी है, और यहाँ आपको फिगर से ही पता चल जाएगा कि जो कंडक्टिव प्लेट्स है उनके बीच की जो दूरी है उस पर भी डिपेंड करेगा, उसके बीच का जो मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक यानी बीच में जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट जो है वो भी जो है मायने रखेगा, लेकिन एरिया ऑफ द प्लेट्स है, जितनी बड़ी एरिया होगा प्लेट का वो भी मायने रखेगा, लेकिन यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ द प्लेट्स है ये मायने नहीं रखेगा। देखो यही पूछ रहा है कि कौन सा पैरामीटर जो है अप्रभावित रहता है, तो वो रहता है थिकनेस ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, थिकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका एरिया बड़ा है तो ज़्यादा जो है स्टोर वो चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का हमने बात किया, यानी कि इसके बीच की जो दूरी है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, प्लेट का जो एरिया है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और प्लेट के बीच की जो दूरी है और जो डाइलेक्ट्रिक रखा जाएगा उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन जो प्लेट है उसकी थिकनेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 वोल्ट इज सप्लाइड टू ए 3 फेराड कैपेसिटर, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। यदि 3 फेराड के कैपेसिटर को 2 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है तो कैपेसिटर में संग्रहित चार्ज की गणना क्या होगी। तो इसमें सिंपल सा ही एक हमारा क्वेश्चन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो 6C होगा, लेकिन कैसे होगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला है QCV, जैसे कि हमारा VIR होता है ना, वोल्टेज करंट और रजिस्टेंस, उसी प्रकार से यहाँ पे Q मतलब चार्ज, C मतलब कैपेसिटेंस, और V मतलब वोल्टेज है। तो यहाँ पे Q बराबर CV है। देखो यहाँ पे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, तो चार्ज को Q बोलते हैं, तो C इंटू V, तो C कितना है 3 है, और V कितना है 2 है, तो 3 दूना 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6C आ जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो किस प्रकार सोल्व किया, इस प्रकार से हम Q भी निकाल सकते हैं, C भी निकाल सकते हैं, और V भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की फुल लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, आधे लोड पर कॉपर लॉस क्या होगी। तो देखो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, हमेशा लगभग लगभग एक ही एग्जाम में आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 400 वाट, लेकिन कैसे, तो देखो इसका भी एक फार्मूला है ना। आंसर तो 400 वाट है, कैसे आया, तो देखो यहाँ पे एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कॉपर लॉस निकालना है हमको हाफ लोड पे, तो x² PCF है। ठीक है, तो देखो इधर कॉपर लॉस PCU यानी कॉपर लॉस एट एनी लोड आल्सो गिवन बाय, कोई भी लोड, हाफ लोड पूछा है तो हाफ लोड के हिसाब से बताएंगे, फुल लोड है तो फुल लोड के हिसाब से, 1/3 है तो उसके हिसाब से बताएंगे। तो यहाँ पे हाफ है तो ये यहाँ पे x की जो वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब 1/2 में हम स्क्वायर में रखेंगे, और कितना है 1600 वाट है वो यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ की फ्रैक्शन ऑफ लोड, है ना, और फुल लोड कॉपर लॉस कितना है, इतना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में स्क्वायर इंटू 1500, तो हम जब कितना है 1600 है ना, तो वो है,
और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आया, कॉपर लॉस एट लोड एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, तो यहाँ पे 0.5 आया यानी 1/2, यानी 0.5 1/2 को स्क्वायर किया यानी 0.5 का स्क्वायर इंटू 1600 तो 400 वाट, है ना। किस प्रकार से सोल्व किया तो आपको पता चल गया होगा, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस डायोड का उपयोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किया जाता है। देखो ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये आप कोई भी एलडीसी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जेई की दे रहे हो या एसएससी की दे रहे हो या XYZ जो भी है, तो उसमें जीनर डायोड का जिक्र आता है। तो जीनर डायोड ही एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में काम करता है। बाकी जितने भी डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, लेकिन जीनर डायोड अकेला रिवर्स बायस में काम करता है, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर है इसका जीनर डायोड। कौन सा जो कथन है वो गलत है। तो SCR इज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस, SCR इज ए कंट्रोल डिवाइस, इन SCR द गेट इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल, SCR आर यूज फॉर हाई पावर एप्लीकेशन। तो वो SCR का यूज़ हम पावर एप्लीकेशन में करते हैं, ये भी 100% सही है। SCR द गेट कंट्रोल टर्मिनल है, ये भी सही है। हम देखा ना हमने, एनोड कैथोड और गेट तीनों होते हैं। SCR इज ए कंट्रोल डिवाइस, बिल्कुल कंट्रोल डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर गेट है। SCR इज ए बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जो SCR होता है वो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, यदि डीसी शंट मोटर की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो मोटर का बैक ईएमएफ क्या होगा। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बैक ईएमएफ बराबर स्पीड होता है, या भी समझ लो कि स्पीड बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ है या बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। तो सीधा सीधी बात है कि गति बढ़ा दी जाती है तो मोटर का बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ। पूर्णतः चार्ज की अवस्था में विशिष्ट गुरुत्व यानी कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो होती है 1220। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई का कौन सा पैरामीटर इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड निर्धारित करता है। तो देखो मैंने अभी आपको ऊपर एक फार्मूला बताया था, NS बराबर 120F/P। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला भी क्या है हमारे पास, ये है। तो ये सिंक्रोनस स्पीड को डिसाइड किससे होता है, या तो पोल से होता है या फ्रीक्वेंसी से होता है। अब यहाँ पोल तो कहीं मेंशन है नहीं, है ना, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मेंशन है, तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी है। इंस्ट्रूमेंट इज आर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन से हैं। पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर जो है दोनों ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इन्हीं को हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी, पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर दोनों। ब्रेकिंग के दरमियान ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। तो वो हम करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यदि दो 80 ओम के रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या होगा, है ना, तो हम सभी जानते हैं कि पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर दोनों ही वैल्यू सेम हो, 80 ओम दोनों 80 ओम यानी 2 80 ओम में, तो हमेशा इसका आधा हो जाता है। इसका सही आंसर होगा 40, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BEE। BEE का फुल फॉर्म क्या है, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। क्या फुल फॉर्म है इसका, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपने देखा होगा कि जो इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि फ्रिज है, AC है, उनके ऊपर जो स्टार लेबल लगा होता है उसका मालिक कौन है, यानी कौन वो देता है, तो वो BEE ही देता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो ही प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट के ऊपर जो स्टार रेटिंग है। कौन प्रोवाइड करता है, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो वो BEE प्रोवाइड करता है। ये एक गवर्नमेंट संस्था है और इसकी जो स्थापना है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत 2002 में की गई थी। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है,
वो उसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, वो ये क्या काम करती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये स्टार रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है, जितने भी ऑडिटर होते हैं उन, है ना, एनर्जी ऑडिटर, उनको जो लाइसेंस देने का काम भी ये करती है, और ये एक गवर्नमेंट संस्था है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो स्टार रेटिंग वगैरह है वो यही प्रोवाइड करती है, ये इसका लोगो है। ट्रांसफार्मर में कौन सा रिले गैस से ऑपरेट होता है? तो देखो एक ही ऐसा रिले है जो गैस से ऑपरेट होता है, उसी को हम बोलते हैं बुखोल्स रिले। ठीक है, तो बुखोल्स रिले जो है गैस ऑपरेटेड रिले है, कहाँ लगा होता है, ट्रांसफार्मर में, है ना। तो इस प्रकार से इसकी डिजाइन होती है। देखो ये यहाँ से मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। देखो यहाँ पे ये है ना, ये मेन टैंक है ये वाला, और ये कंजर्वेटर टैंक है, इसके बीच में जो है ये बुकोज रिले यहाँ पे लगी है। तो बुकोज रिले हमें इस प्रकार से इसका जो है अंदर सिस्टम रहता है। इसके अंदर दो मरकरी स्विच होते हैं या फ्लोट वाल होते हैं, है ना, मरकरी स्विच बोलते हैं। तो पहला जो स्विच है वो गैस जब बढ़ेगी, इसमें बुलबुले उठेंगे, कब उठेंगे, जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आया है या बहुत ओवरलोड हो गया है, तो वाइंडिंग हीटअप होगी। वाइंडिंग हीटअप होगी तो क्या होगा, उसके चारों तरफ तो ऑयल भरा है, तो ऑयल भी गर्म होगा और उसके अंदर से बुलबुले उठेंगे, और वही बुलबुले जो है इसमें, देखो ये इसके बीच में लगी है, तो ये ऊपर का सिरा जो है यहाँ पे ये जमा होना चालू हो जाएंगे। और जब बुलबुले उठेंगे तो वो क्या है, एक टाइप से हवा ही समझ लो, तो वो क्या इसमें प्रेशर डालेगी, और पहले वाला स्विच जो है मरकरी वाला ये एक्टिव होगा और अलार्म सर्किट को बजाएगा। अगर मान लो किसी ने इस अलार्म सर्किट को भी नहीं सुना, तो जो दूसरा वाला मरकरी स्विच है ना, ये एक्टिव हो जाएगा, और ये ट्रांसफार्मर को जो है सर्किट से अलग करवा देगा। कैसे अलग करवा देगा, ये वीसीबी को जो है वहाँ से बंद करवा देगा। बंद कर देगा तो हमारा जो ट्रांसफार्मर ये सर्किट से अलग हो जाएगा, और जो भी फटने का चांस बनता था वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये कहाँ लगी होती है, ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है, और ये इस प्रकार से जो है इसका ओवरव्यू दिखता है। इसके अंदर दो मरकरी स्विच लगे होते हैं, एक फॉल्ट आने पर, है ना, अलार्म बजाता है सबसे पहले, और जो दूसरा है वो सर्किट से ही ट्रांसफार्मर को अलग करवा देता है। घरेलू वायरिंग में बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? देखो अभी हमने बात किया था आरसीबी के बारे में, तो ये आरसीसीबी जो है ना, वो लगाएंगे या एसीबी लगाएंगे या ओसीबी लगाएंगे। तो अभी हमने ऊपर आरसीसीबी की बात करी थी, है ना, कि आरसीबी क्या होता है, वो एमसीबी और आरसीसीबी का कॉम्बिनेशन होता है। और आरसीसीबी हमको किससे बचाती है, लीकेज करंट से बचाती है। तो बिजली से झटकों से बचाने के लिए कौन सुरक्षा देगी, वो देगी आरसीसीबी, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के संदर्भ में एपीएफसी का पूरा नाम क्या है? तो देखो एपीएफसी का पूरा नाम है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन या कंट्रोलर, है ना, पैनल। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि जो हमारा लोड होता है वो मोस्टली इंडक्टिव होता है, और इंडक्टिव लोड की वजह से जो पावर फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाता है ना। तो पावर फैक्टर हमारा मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एपीएफसी यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल लगाते हैं, जिसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं। और जब जैसा लोड ऑन होता है उसके हिसाब से जो है उसमें कैपेसिटर जो है वो भी ऑन होते रहते हैं और पावर फैक्टर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका तो हमने बात किया ऑटोमेटिक पावर फैक्टर। कई जगह करेक्ट कई जगह करेक्शन भी लिखा होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन, वो भी सही है, और यहाँ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है, ये भी सही है। तो क्या करता है ये, इसके अंदर कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं जो पावर फैक्टर को बढ़ाते हैं, और इसको हम लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी और आइसोलेटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो एमसीबी लोड ऑन लोड डिवाइस है, आइसोलेटर ऑफ लोड डिवाइस है। एमसीबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। आइसोलेटर किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान
नहीं करता है, ऑल गिवन ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखो सभी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है, क्योंकि जो एसीबी जो है वो ऑन लोड ट्रिप हो जाती है, यानी कि ऑन लोड काम करती है, लेकिन जो आइसोलेटर है वो एक ऑफ लोड डिवाइस है, यानी कि पहला भी सही है। दूसरा है एमसीबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट, ये भी बिल्कुल सही है, इसके बारे में भी अपने ऊपर बात भी किया है। आइसोलेटर किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वो एक मैनुअली ऑपरेटेड स्विच है, जब तक उसको बंद नहीं करेंगे तब तक वो बंद नहीं करेगा। लेकिन एमसीबी जो है वो जैसे ही फॉल्ट क्रिएट होता है अपने आप ट्रिप कर जाती है, तो ये भी सही है। तो सभी दिए गए विकल्प सही है, यानी कि आंसर क्या होगा, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रीय रेलवे के लिए भारत सरकार के विद्युत निरीक्षण यानी कि जो ईआईजी होता है वो कौन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलर है, सभी एलडीसी एग्जाम में पूछते हैं। तो क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधक है, या प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो जनरल रेलवे में बैठते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, या चीफ इलेक्ट्रिकल सर्विस इंजीनियर है जो कि जनरल रेलवे में बैठते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पीसीडब्ल्यू प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वही ईआईजी होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जोनल रेलवे क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पे तो लिखा है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन कई कई जगह बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा होता है ईआईजी कौन है। तो ईआईजी से भी आप समझ जाना कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफ जनरल की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या है कि एक सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो देखो ये एक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, तो इसमें 4 डायोड लगे हैं, तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है, इस प्रकार से तो है ये आपको दिखेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 लगे हैं और यहाँ से सिंगल फेज जो है ये सर्किट है, तो एक सिंगल फेज जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके अंदर 4 सॉरी ब्रिज जो है ना, उसके अंदर 4 रेक्टिफायर या डायोड लगे होते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब अगला जो और भी इसका जो पार्ट है, क्योंकि ये काफ़ी पावर के क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी होगा इसका और एक थर्ड पार्ट भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।